गुड मॉर्निंग सभी लोगों को राधे राधे। सभी लोगों को अपना अपना यूट्यूब चैनल रिजल्ट विथ रुद्रा सर में स्वागत है। कैसे हैं सब लोग? एकदम बढ़िया। चलिए, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। सब लोग जग गए या भी सोए हैं? अरे सर, गुरु जी इतना सुबह सुबह आप ऑनलाइन क्लास क्यों शुरू कर दिए? हम लोग तो जो है सोए हुए अच्छे लगते हैं, क्यों जगा दिए खमा? कोई बात नहीं मित्र, जग जाओ, पढ़ लो। ज़्यादा दिन नहीं पढ़ना है, चलिए आ जाइए। तो बाबू, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं संपूर्ण क्रांति चैप्टर के। ठीक है, संपूर्ण क्रांति चैप्टर के पूरा जो है 1 बाय 1, ठीक है, लाइन बाय लाइन उसका एक्सप्लेनेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, इसका क्वेश्चन आंसर आपको यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी पहले से पढ़ा दिया गया है, तो उसको आप देखेंगे। ये संपूर्ण चीज़ें हैं, ठीक है। उसके बाद इसके बाद वाला चैप्टर को पढ़ा देंगे। अर्धनारीश्वर भी पढ़ा दी है आपको, बातचीत भी पढ़ा दी है। लहना सिंह का क्वेश्चन आंसर नहीं करवाए हैं, वो करवा देंगे आपको एक दिन। चलिए, टेंशन नहीं लीजिए, पढ़ लीजिए बाबू। इसे चैप्टर का नाम है संपूर्ण क्रांति और इसके जो लेखक है उनका नाम है जयप्रकाश नारायण। और जयप्रकाश नारायण के नामों से सभी लोग परिचित होंगे। जेपी बाबू उनको बोलते थे। बचपन में इनका नाम था बाउल। ठीक है, बचपन का नाम क्या था बाबू? बाउल था। ठीक है, इनका जन्म जो है 11 अक्टूबर को, याद रखेंगे आप, 11 अक्टूबर 1902 ईस्वी को होता है। ठीक है ना, 1902 में। ठीक है, 9-2-11, ठीक है ना, याद रखेंगे 9-2-11, 9-2-11, ठीक है, 9-2-11, यानी 1900 महीना में 1900 साल 1902 में हुआ था और 11 अक्टूबर को हुआ था। चलिए, 8 अक्टूबर यानी अक्टूबर की महीने में 8 तारीख को 1979 ईस्वी में इनकी निधन हो जाती है। क्या हो जाता है बाबू? निधन, मतलब मृत्यु हो जाती है। जन्म स्थान कहाँ है? तो सिताब दियारा गांव में, उत्तर प्रदेश के बलिया और बिहार के सारण जिले में फैला हुआ है। सिताब गांव जो है दियारा, ये उत्तर प्रदेश में तो फैला ही हुआ है, साथ साथ में बिहार में भी फैला हुआ है। उत्तर प्रदेश के बलिया में और बिहार के सारण जिला में इसका क्षेत्र फैला हुआ है। बचपन में इनको हम लोग बाउल के नाम से जानते थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा बाबू आपसे कि बचपन में इनका क्या नाम था? बाउल था। बड़े होने पर इनका नाम जेपी हो गया और अपनी जन पक्षधरता के लिए लोकनायक के रूप में प्रसिद्ध हुए। यानी इनका 3 नाम, ठीक है ना, एक जेपी भी नाम हुआ, ठीक है, बड़े हुए तो जेपी। लोग इनका नाम रख दिए लोकनायक। लोग क्या रखे बाबू? लोकनायक। लोग क्या रखे? लोकनायक, ठीक है ना। और बचपन का नाम क्या था? ब फॉर बचपन और ब फॉर बाउल। ठीक है, बचपन में इनका नाम था बाउल। ठीक है ना, जैसे आप किसी का भोजपुरी में किसी को ना बोलते अरे बौला, कहाँ जा रहा रे? सुबह सुबह जो है बिना ब्रश किए कहाँ जा रहा है बौला? तो इनका बौला नहीं नाम था बाबू, बाउल नाम था। ठीक है, बाउल नाम था। चलिए, माता जी का नाम था फूल रानी और पिताजी का नाम था हर्षुदयाल। ठीक है, माता जी का नाम क्या था? फूल रानी, और पत्नी का नाम था, ठीक है ना, पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। पत्नी का नाम क्या था बाबू? पत्नी का नाम था प्रभावती देवी। ठीक है, पत्नी का नाम क्या था? प्रभावती देवी। जो प्रसिद्ध गांधीवादी ब्रज किशोर प्रसाद, जो चंपारण की मतलब रहने वाले थे, बिहार किसान सभा के जो थे अध्यक्ष भी थे। ठीक है ना, यही राजकुमार शुक्ल को कहे थे कि तुम चले जाओ गांधी जी के यहाँ और गांधी जी को जाकर वहाँ से उठाकर ले आओ। ठीक है ना, कैसे भी बुलाकर ले आओ। तो ब्रज किशोर प्रसाद की पुत्री थी प्रभावती देवी, जो जयप्रकाश नारायण की पत्नी थी। इनकी पढ़ाई लिखाई देखिए, आरंभिक शिक्षा घर पर ही किए, फिर पटना कॉलेजिएट पटना में दाखिल हो गए। यहाँ बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति विषय पर लेख के लिए सर्वोच्च पुरस्कार इनको मिला था। तो इनको कौन सा पुरस्कार मिला था बाबू? सर्वोच्च पुरस्कार। किस चीज़ के लिए बाबू? बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति, इस पर इन्होंने एक, ठीक है ना, एक लेख लिखा था। ठीक है, लेख का नाम क्या है? बिहार में हिंदी की वर्तमान स्थिति। इस पर इन्होंने एक लेख लिखा था जिसके लिए इनको सर्वोच्च पुरस्कार प्राप्त हुआ था। पटना के बाद मतलब इसके बाद पटना कॉलेज पटना में प्रवेश किए और असहयोग आंदोलन के दौरान इनकी पढ़ाई अधूरी रह गई। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस आंदोलन के दौरान इनकी पढ़ाई अधूरी रह गई? तो बाबू, असहयोग आंदोलन के दौरान इनकी पढ़ाई क्या रह गई? अधूरी। 1922 ईस्वी में शिक्षा के प्राप्ति के लिए अमेरिका चले गए। वहाँ कैलिफोर्निया में पढ़ाई किए, वर्कले में किए, विंस्कल में किए, मेडिसन में किए, आदि कई विश्वविद्यालय में इन्होंने अपनी अध्ययन किया। ठीक है ना, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इन्होंने अमेरिका के कहाँ कहाँ पढ़े? तो बाबू, कैलिफोर्निया में, वर्कले में, विंस्कन में और मेडिसन में, आदि कई जगहों पर इन्होंने पढ़ाई की। मार्क्सवाद और समाजवाद की शिक्षा भी अमेरिका में ही ग्रहण किए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मार्क्सवाद और समाजवाद की पढ़ाई उन्होंने कहाँ की? तो अमेरिका में। कहाँ किए थे बाबू? अमेरिका में किए थे। माँ इनकी थोड़ी सी अस्वस्थ रहती थी, मतलब बीमार रहती थी। अस्वस्थ मतलब समझ रहे ना, बीमार रहती थी। तो माँ की अस्वस्थता की वजह से ये पीएचडी नहीं कर पाए और देश लौटे, यानी पढ़ाई छोड़ी
और घर लौट गए। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनकी पढ़ाई अधूरी रह गई, इसका कारण क्या है? तो माँ जो है वो अस्वस्थ नहीं थी। राजनीतिक जीवन देखिए, 1929 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हो गए और 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल चले गए। 1929 ईस्वी में कांग्रेस में शामिल हुए और 1932 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कहाँ चले गए? जेल। जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस के सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई। यानी कहा जाएगा कि जेल से बाहर निकलकर कांग्रेस के अंदर ही कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अहम भूमिका निभाई जाती है। यानी जेल से बाहर निकले और किस पार्टी का गठन किया था बाबू? कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के गठन में ये जो है अहम भूमिका निभाए थे। कांग्रेस के अंदर ही रहते थे। 1939, 43 और 42 में, ठीक है ना, इनको जो है जेल गए और सवाल पूछा जाएगा किस आंदोलन के दौरान इनको विशेष प्रसिद्धि मिली, ज्यादा फेमस कब हुए, स्पेशल फेमस कब हुए? 1942 ईस्वी में बहुत ज्यादा फेमस हो गए। ठीक है, और कल 25 दिसंबर को आपको सभी को मालूम था कि जो है सभी लोगों ने मेरा बर्थडे बहुत अच्छी तरीके से विश किया। ठीक है, इसके लिए मैं आपको जीवन भर आभारी रहूंगा। जिस तरह से आप लोगों ने एकदम प्यार अभिभूत कर दिया, प्यार स्नेह इतना दिया कि मैंने जीवन में कभी जो है इस चीज़ की कल्पना भी नहीं की थी कि इतने सारे प्यार कभी मेरे जीवन में एक साथ मिलेंगे। मैं बहुत ही जीवन में जो हूँ कल की चीज़ों को लेकर बहुत अभिभूत हूँ। तो एक बार सभी लोगों को दिल से धन्यवाद, ठीक है ना, जो आपने अपने सर को इतने सारे प्यार दिए कल। ठीक है, इसको मैं जीवन भर एक क्षण के रूप में, एक अपनी मेमोरी के रूप में जो है खुशनुमा यादगार पल के रूप में अपने जीवन में रखूंगा। आज़ादी के बाद 1952 में सभी लोगों को उसके लिए थैंक यू। प्रजा सोशलिस्ट पार्टी के गठन में योगदान रहा और धीरे धीरे सक्रिय राजनीति से स्वयं को अलग कर दिया। करें आज़ादी के बाद 1952 में, ठीक है ना, ये किस पार्टी का गठन किए थे? प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का। तो प्रजा सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब किए थे? 1952 ईस्वी में। ये याद रखेंगे, ये सवाल पूछा जाता है। 1954 में एक आंदोलन हुआ था, सर्वोदय आंदोलन, जिसके नायक थे विनोबा भावे, जो 1954 ईस्वी में किए थे, उनकी भी मदद किए थे। और 1974 में छात्र आंदोलन का नेतृत्व किए। आपातकाल के दौरान ही जेल चले गए और इनके मार्गदर्शन में ही जनता पार्टी का गठन हो गया। किस पार्टी का बाबू? जनता पार्टी का गठन होगा, याद रखेंगे आप। चलिए कृतियां देखिए, रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया पॉलिटी, कुछ कविताएं भी लिखे, डायरी और निबंध भी लिखे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया किसकी है, पॉलिटी किसकी है, डायरी किसकी है, ठीक है ना। तो ये सब पूछा जाएगा तो आप याद रखेंगे जयप्रकाश नारायण की, यानी जेपी बाबू की। इनको कुछ सम्मान भी मिला, कुछ अवार्ड भी मिला। अब जीवन में इतने सारे काम तो करके किए कि कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना, अवार्ड मिला, कुछ सम्मान मिला। ध्यान आकर्षित कीजिए, क्यों क्यों हंस रहे बाबू? चलिए, सम्मान 1965 ईस्वी में समाज सेवा के लिए इनको मैग्सेसे सम्मान मिला। यानी इसको इनसे पूछा जाएगा आपसे कि 1965 में मैग्सेसे अवार्ड कब मिला था उनको? 1965 ईस्वी में। किस चीज के मिला था? समाज सेवा के लिए मिला था। और इनके मरणोपरांत 1900, ठीक है ना, मरणोपरांत 1998 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। इन्हें दो याद रखेंगे, इनको जीवन में 2 पुरस्कार मिले थे। एक मैग्सेसे पुरस्कार जो मिला था 1965 ईस्वी में, और मरते समय इनको, जो मरने के बाद जो है इनको 1998 ईस्वी में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत पाठ जयप्रकाश नारायण द्वारा 5 जून 1974 ईस्वी को पटना के गांधी मैदान में दिया गया संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक छोटा सा अंश है। यानी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संपूर्ण क्रांति को इन्होंने कब भाषण दिया था, ये भाषण कब दिया था? तो एक छोटा सा भाषण का अंश है, भाषण बहुत बड़ा था, उसका एक छोटा सा अंश है। और इस भाषण को इन्होंने 5 जून 1974 ईस्वी में दिया था पटना के गांधी मैदान में। इनकी बातें को और कुछ सुन लीजिए। जयप्रकाश नारायण के बारे में कुछ और महत्वपूर्ण बातें। जयप्रकाश नारायण 20वीं सदी के भारत के एक प्रमुख समाजवादी, कैसे व्यक्ति थे? समाजवादी विचारक थे, सबको लेके चलते थे। क्रांतिदर्शी थे, यानी क्रांतिदर्शी थे मतलब क्रांतिकारी नेता थे। समर्पित समाजकर्मी थे, विद्रोही स्वाधीनता सेनानी थे। इनका अध्ययन विशाल, वैविध्यपूर्ण और राजनीति संगठन कर्म, लोक सेवा का अनुभव व्यापक और गहन था। इन्होंने लोक सेवा का जो है बहुत ही गहन अध्ययन किया था। भारतीय जनता में उनकी अस्थायी विश्वसनीयता और प्रतिष्ठा भी थी। भारत के लोग इनको बहुत ज़्यादा प्रतिष्ठा से देख रहे थे और इनकी एक अलग ही वर्चस्व थी भारतीय जनता के प्रति, और लोगों का विश्वास भी था। निष्ठा और अध्यवसाय से परिपूर्ण अपने सक्रिय रचनात्मक सार्वजनिक जीवन में उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय पहचान और प्रतिष्ठा कमाई। वे अपने समय पे विश्व के कुछ चुने हुए लोकतांत्रिक नेताओं में से एक थे। बाबू ये एक ऐसे नेता थे जयप्रकाश नारायण जो बिहार से बिलोंग करते थे। इन्होंने आज़ादी में इतनी सारी भूमिकाएं निभाई कि जब नेहरू जी इनको कह रहे थे कि जयप्रकाश नारायण कोई तुम सत्ता का पद ले लो, तुम ले लो कोई सत्ता का पद, तुम भी कोई मंत्री बन जाओ,
तो इस समय जयप्रकाश नारायण क्या कहे कि नेहरू जी, चाचा नेहरू, अभी हमें इस देश की जरूरत नहीं है। मेरी जब देश की जरूरत है तो मैंने अपनी बलिदान दिया, अपना समय दिया। अब इस देश को चलाने की हमें सत्ता से कोई लोभ लालच नहीं है। हमारी जनता ठीक ठाक रहे। अगर आप भी गलत करेंगे तो आपके विरोध भी जयप्रकाश नारायण लड़ेगा। ये मत समझिएगा कि नहीं लड़ेगा, लड़ेगा। जब देश की जरूरत पड़ेगी, लगेगा कि देश संकट में है, तो जयप्रकाश नारायण फिर पुनः आ जाएगा। कितनी अच्छी विचार थी हमारी जयप्रकाश नारायण बाबू की, और हम बिहारियों की। बिहार से थे बहुत तो, और बिहारियों को लोग कैसे देखते हैं? बिहार में ही कोई बाबू, भारत में जब जब भी क्रांति शुरू होती है, बिहार से ही क्रांति शुरू होती है। और हम आपको तो बोले हैं कि सबसे ज्यादा जो है, सबसे ज्यादा हमारे नजर में तो सबसे ज्यादा टैक्स बिहार में ही है। और सभी लोग कहते हैं कि बिहार में गरीबी है। कैसी गरीबी है भाई? जब टैक्स इतना है तो कैसे गरीबी है? भारत सरकार को तो चाहिए कि बिहार को और आगे बढ़ाए, और आगे बढ़ाए, विशेष राज्य का दर्जा दे, और यहाँ फैक्ट्री कंपनी लगाए। यहाँ पर इतने सारे टैक्स दिए जा रहे हैं। विदेश से अपनी शिक्षा पूरी करके लौटने के बाद उन्होंने स्वाधीनता संघर्ष में अपने को झोंक दिया। विदेश से जब उन्होंने पढ़ाई करके आए, अमेरिका से लौटे, तो अपने आप को समर्पित कर दिए किसके प्रति? तो देश के प्रति। स्वाधीनता संघर्ष में उनकी भूमिका क्रांति धर्मी थी। स्वाधीनता प्राप्ति के बाद उन्होंने सत्ता केंद्रित राजनीति के बदले अपने लिए लोक केंद्रित रचनात्मक राजनीति, समाज सेवा का मार्ग चुना। उन्होंने समता, न्याय, सामाजिक परिवर्तन और लोकतंत्र के पक्ष में पत्रकारिता की, लोक सेवा के अनेक कार्यक्रम और अभियान चलाए। पड़ोसी देश नेपाल, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पड़ोसी देश नेपाल में लोकशाही के लिए संघर्ष में भी उनका योगदान रहा। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस देश के लोकतांत्रिक संघर्ष में इन्होंने जो है मदद किया, योगदान दिया? तो नेपाल। आंसर याद रखेंगे आप। गांधीवाद के संसर्ग के आकर उन्होंने अपनी लोकनिष्ठा अधिक सुदृढ़ की, और विनोबा भावे के भूदान आंदोलन में उल्लेखनीय रचनात्मक भूमिका निभाई। यानी भूदान आंदोलन में भी इन्होंने भूमिका निभाई। और ठीक है, याद रखेंगे कि जो है नेपाल में भी इन्होंने लोकतांत्रिक चीजों में अपना भूमिका निभाया। 60 के दशक में अपनी ईमानदारी, त्याग और निस्वार्थ लोक सेवा के कारण जनता के बीच अर्जित अपनी विश्वसनीयता के चलते उन्होंने डाकुओं की हृदय परिवर्तन और पुनर्वास लेकर उल्लेखनीय उपलब्धियां हासिल की। करें कि 60 में ये जनता के बहुत दिल जीत लिए थे, और बहुत ही विश्वास जनता की इनके प्रति था, और इनमें इतनी भावना थी, इतनी अच्छाइयाँ थी कि डाकुओं के भी दिल जीत लेते थे और उनके परिवर्तन कर देते थे। आगे जब देश में आपातकाल लागू हुआ और जनतांत्रिक अधिकारों का क्रूरतापूर्वक दमन किया जाने लगा, तब बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में छात्रों और युवाओं का आक्रोश फूटा। जब इंदिरा गांधी के समय लोगों की बातों को दबाने जाने लगा, जब लोग की सारी बातों को कुचल दिया गया, दमन कर दिया गया, तब जो है बिहार, गुजरात सहित समूचे देश में छात्र और युवाओं को आक्रोश फूट पड़ा। और छात्र युवाओं के ही अनुरोध पर बुढ़ापा और बीमारी के बावजूद भी जयप्रकाश नारायण आंदोलन का नेतृत्व स्वीकार कर लिए। बहुत बूढ़े हो चुके थे, बीमारी से ग्रसित थे, लेकिन देश की जरूरत थी इन लोगों को। इन्होंने सभी लोगों ने जयप्रकाश नारायण को नेतृत्व करने के लिए बुलाया कि आइए और इस आंदोलन को लीड कीजिए। तब जयप्रकाश नारायण आते हैं। जयप्रकाश नारायण बुरी तरह स्वस्थ हो चुके थे। शीघ्र ही वो पटना में उनका अवसान हो गया। सत्ता बदल गई थी, किंतु संपूर्ण क्रांति का लक्ष्य सत्ताधारी नेताओं और दलों के आपसी कलह और खींचतान से दूर हुआ चला जा रहा था। कुछ लोक कर्मी संगठनों और शक्तियों द्वारा अथक रूप से आज भी इस दिशा में आगे बढ़ते हुए कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। जरूरत है इस दिशा में बड़े पैमाने पर जन संरक्षण के लिए 7 अभियान चलानी थी। करे कि जयप्रकाश नारायण जो है इस आंदोलन को स्वीकार कर रहे थे, लेकिन कुछ सत्ताधारी और कुछ अलग नेता थे जो चाह रहे थे कि जो है इस आंदोलन को दबा दिया जाए। वो चाह रहे थे कि इस आंदोलन को दबाकर और हम लोग निकल जाए, और जैसा चल रहा है चलने दें। यहाँ 5 जून 1974 को पटना के गांधी मैदान में दिए गए जयप्रकाश नारायण के संपूर्ण क्रांति वाले ऐतिहासिक भाषण का एक अंश है। संपूर्ण भाषण स्वतंत्र पुस्तिका के रूप में जनमुक्ति पटना से प्रकाशित हुई। यहाँ से सवाल याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव में कि ये किस पेपर में प्रकाशित हुई थी, किस पुस्तिका में? तो बाबू जनमुक्ति में। किसमें? जनमुक्ति में। यहाँ से सवाल पूछा जाएगा आपको, जनमुक्ति में। इस संकलित अंश से उसकी एक छोटी सी झलक यहाँ पर मिलती है, किंतु लाखों संख्या में संपूर्ण प्रदेश और देश के लोग आए हुए थे देखने के लिए। विशेषकर युवा वर्ग और उस ऐतिहासिक जन संपर्क के बीच लोकनायक ने अस्वस्थ दशा में शांतिपूर्वक अपनी बातें कही और संपूर्ण जनता मंत्र मुग्ध होकर बातें सुनी। जब ये भाषण देने लगे
पटना के गांधी मैदान में, तो देश विदेश से लोग आए हुए थे। और जब ये भाषण देने लगे तो इनकी बातों को सुनकर सब लोग तालियां बजाने लगे। क्या क्या रंग, क्या इन्होंने सबको दिल जीत लिया सबका। भाषण के बाद लोगों की हृदय में क्रांतिकारी विचार धधक उठी और आंदोलन के विराट रूप धारण कर लिया। पटना के गांधी मैदान में फिर वैसी भीड़ इकट्ठी हुई और न वैसा कोई प्रेरक भाषण और पुर असर जनसंवाद कायम हो सका। करें कि इसके बाद पटना में आज तक वैसी भीड़ नहीं बनी जो जयप्रकाश नारायण दिए थे। और याद रखें, राष्ट्रकवि दिनकर क्या कहते हैं, याद रखेंगे राष्ट्रकवि दिनकर क्या कहते हैं कि है जयप्रकाश वह नाम जिसे इतिहास समादर देता है, बढ़कर जिसके पद चिन्हों को उस घर पर अंकित कर लेता है। ये पंक्ति कौन लिखा है बाबू? रामधारी सिंह दिनकर लिखे हैं, जो हमारे राष्ट्रकवि हैं। चलिए, तो हम लोग जयप्रकाश नारायण बाबू के बारे में बहुत चीजें पढ़ लिए, ठीक है ना। अब हम लोग चलते हैं किधर? भाषण की ओर, कि क्या भाषण थी बाबू, क्या भाषण थी, भाषण की ओर चलते हैं। चलिए देख लीजिए भाषण क्या थी। चलिए भाषण को देख लीजिए, कैसे भाषण देते हैं, ठीक है ना, कैसे भाषण देते हैं। करें कि बिहार प्रदेश छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथियों, मेरे बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, ठीक है। भाषण ऐसे नहीं दिया जाता है बाबू आदरणीय करके। तो यही कह रहे हैं कि भाषण जब दे रहे हैं तो कह रहे हैं कि बिहार प्रदेश के सभी छात्र संघर्ष समिति, ठीक है ना, जो छात्र के लिए आंदोलन बना हुआ था उसके लिए एक समिति बनी थी, जिस समिति का नाम था छात्र संघर्ष समिति। तो कह रहे हैं कि बिहार प्रदेश के सभी छात्र संघर्ष समिति के मेरे युवक साथी और बिहार प्रदेश के असंख्य नागरिक भाइयों और बहनों, और बिहार प्रदेश के कमेटी के जितने भी, समिति के जितने भी लोग हैं उनको, और इसके अलावा भी जितने भी भाई बहनें जुटे हैं उनको नमस्कार, ठीक है। अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, मतलब इनके पहले एक फणीश्वरनाथ रेणु थे जो अभी कविता पढ़कर और एक भाषण देकर निकले हुए थे, तो उनकी बातों को ये कह रहे हैं कि अभी अभी रेणु जी ने जो कविता पढ़ी, अनुरोध तो था वास्तव में उनका था, अनुरोध तो वास्तव में उनका था, सुनाना तो वह चाहते थे, मुझसे पूछा गया कि वह कविता सुना दे या नहीं, तो मैंने स्वीकार किया। करे कि इससे पहले जो फणीश्वरनाथ रेणु ने जो कविता पढ़ा है, वो मुझसे पूछा गया था कि क्या मैं उस कविता को सुना दूं या नहीं सुनाऊं, तो मैंने उसे सुनाने के लिए स्वीकार कर लिया था कि आप सुना दीजिए, कोई बात नहीं है। लेकिन उसने बहुत सारी स्मृतियां, लेकिन वो जो कविता थी ना, जो अभी फणीश्वरनाथ रेणु दिए थे, उन्होंने कविता उन्होंने बहुत सारी स्मृतियां और अभी हाल ही की बहुत दुखद स्मृतियां को जागृत कर दिया है। करे कि जो कविता सुना है उस कविता से जो भी देश में समस्या चल रही है वो जागरूक हो चुका है और जागृत हो गया है, वो आगे आ चुका है कि क्या क्या जो है समस्या है, उन्होंने अपनी कविता के माध्यम से उस समस्या को जगा दिया है। इससे हृदय भर उठा और इससे सुनकर दर्द हृदय जो है एकदम भर गया। आपको शायद मालूम न होगा, शायद आप लोगों को मालूम न होगा, जयप्रकाश नारायण कहते हैं कि मेरे प्रिय भाई और बहनों, शायद आपको मालूम नहीं है, रउआ सभी के मालूम नहीं है कि जब मैं भेलोर अस्पताल के लिए रवाना हुआ, जब हम भेलोर अस्पताल जात रही, तो जाते समय मद्रास में, जब हम जात रही तो मद्रास में 2 दिन अपने मित्र श्री ईश्वर अय्यर के साथ रुका था। 2 दिन अपन दोस्त मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुका रही। कह रहे हैं कि जब 2 दिन हम जा रहे थे ना, तो 2 दिन ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे। तो बुआ हमारा पूछेगा जी कि भेलोर अस्पताल में जब जा रहे थे तो किसके साथ रुके थे? तो मित्र ईश्वर अय्यर के साथ रुके थे, मित्र ईश्वर अय्यर के साथ। जहां सर्कल कर देंगे वहां ध्यान देंगे आप, वहां सब्जेक्टिव पूछा जाएगा। वहां दिनकर जी से भी मुलाकात हुई, दिनकर जी और गंगा बाबू से भी मिले, बल्कि गंगा बाबू तो साथ ही रहते थे। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन साथ रहते थे बाबू? गंगा बाबू। एक गंगा देख रहे बाबू, गंगा। और दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। कह रहे कि जब वहां गए तो दिनकर जी बड़े प्रसन्न दिखे। उन्होंने हाल ही में अपनी कुछ कविताएं सुनाई और मुझसे कहा कि आपने जो आंदोलन शुरू किया, जितनी मेरी आशाएं आपसे लगी थी, उन सबकी पूर्ति आपके इस आंदोलन में, इस नए आह्वान में देश के तरुणों को आपने जो किया है, मैं देखता हूं। तालियां हरगिज ना बजाइए, मेरी बात चुपचाप सुनिए। जब ये कहते हैं कि दिनकर बाबू कहते हैं कि आपने जो इस देश के लिए किया ना जेपी बाबू, मैं उसको कभी नहीं भूलूंगा। आपसे बहुत उम्मीद है, बहुत आशाएं हैं। मैं तो सोच रहा था कि आप इस आंदोलन में आए और आप इस आंदोलन में आ गए। तब तक से
तब तक से गांधी मैदान में तालियां बजने लगती है, धड़ाधड़ तालियां बजने लगती है। तब ये कहते हैं कि मेरे भाइयों बात को सुनिए, तालियां हरगिज मत बजाइए, मेरे चुपचाप मेरी बात को सुनिए। मेरी बात को सुनिएगा तो मजा आएगा ना जी, ताली बजाएंगे तो मजा नहीं आएगा। अब मेरे मुंह से आप हुंकार नहीं सुनेंगे, लेकिन जो कुछ विचार में मैं आपसे कहूंगा वे विचार हुंकार से भरे होंगे। कह रहे कि अब तो मैं बूढ़े हो चुका हूं, अब तो हुंकार नहीं भर सकता हूं ना जी, अब मैं हुंकार नहीं भर सकता हूं, शंखनाद नहीं कर सकता हूं, लड़ाई के लिए नहीं कर सकता हूं, लेकिन जो मेरा विचार होगा बाबू वो कहीं हुंकार से कम नहीं होगा। क्रांतिकारी वे विचार होंगे जिन पर अमल करना आसान नहीं होगा। कह रहे कि क्रांतिकारी विचार होगा, उसको अमल करना, उसको अपना लेना आसान नहीं होगा। बहुत डंडे लाठी आपको खाना पड़ेगा, अमल करने के लिए बलिदान करना होगा। वही कह रहे हैं कि जब आप अमल करेंगे, उसको निभाएंगे, तो आपको बलिदान करना पड़ेगा, बलिदान करना पड़ेगा आपको। कष्ट सहना होगा, गोलियां और लाठियों का सामना करना होगा, जेलों को भरना होगा, जेलों में जाना होगा, जमीनों की कुर्कियां होगी, कुर्कियां, घर द्वार तोड़ दिया जाएगा, बुलडोजर चला दिया जाएगा, यह सब होगा। यह क्रांति है मित्रों, और संपूर्ण क्रांति है। करें कि क्रांति है मित्रों, और सिर्फ ये क्रांति संपूर्ण क्रांति है। संपूर्ण क्रांति का मतलब हर तरह से क्रांति है, हर चीज का क्रांति है, और पूरे भारत की क्रांति है। सिर्फ बिहार की क्रांति नहीं है, भारत की क्रांति है। सभी जगह से क्रांति होनी चाहिए। यह कोई विधानसभा के विघटन का ही आंदोलन नहीं है, वह तो एक मंजिल है जो रास्ते में है, दूर जाना है, दूर जाना है। कारण कि यहां पर सिर्फ तख्ता पलटने वाली जो है ना क्रांति नहीं है कि इंदिरा गांधी को सरकार से हटा दिया जाए, सिर्फ ये क्रांति नहीं है। हम लोग को तो देश को आगे बढ़ाना है, इस सिस्टम को ही चेंज कर देना है, कानून व्यवस्था को ही बदल देना है, दूर जाना है, दूर जाना है। सिर्फ लोकसभा विधानसभा का विघटन नहीं है। जवाहरलाल नेहरू के शब्दों में, अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है। जवाहरलाल नेहरू कहते थे कि अभी न जाने इस देश के जनता को कितने मील दूर जाना है उस स्वराज को प्राप्त करने के लिए, जिसके लिए देश के हजारों लाखों जवानों ने कुर्बानियां दी है, जिसके लिए सरदार भगत सिंह, उनके साथी, बंगाल के सारे क्रांतिकारी साथी, महाराष्ट्र के साथी और देश भर के क्रांतिकारी सभी गोलियों का निशाना बने या तो फांसी पर लटक गए। जिस स्वराज के लिए लाखों लाख देश की जनता बार बार जेलों की भर्ती रही, लेकिन आज 27-28 वर्ष के बाद भी जो स्वराज है उसमें जनता कराह रही है। कह रहे कि जवाहरलाल नेहरू कहते हैं कि हम लोग को तो जनता को मिलों दूर जाना है, मिलों दूर जाना है, प्रगति करना है, देश को बदलना है। लेकिन देख रहे हैं कि जिस आज़ादी के लिए, जिस स्वतंत्रता के लिए, जिस समस्या को खत्म करने के लिए हमारे भगत सिंह, चंद्रशेखर जी, राजगुरु और देश के बहुत सारे युवा नेता, युवा क्रांतिकारी बलिदान दे दिए, फिर भी मेरे देश आज उसी सिस्टम, उसी दुख से कराह रहा है। ये कितनी निंदनीय बात है। ये कह रहे कि जनता कराह रही है, रो रही है, भूख है, इस देश में भूख है, महंगाई है, भ्रष्टाचार है, एकदम भ्रष्टाचार कुट कुट के भर गिल बा, कोई सुने वाला नहीं खे, कोई काम नहीं जनता का निकलता है, एकदम कोई जनता के काम नहीं खे सुनत। जनता जो एकदम रोत चल रही है, बगैर रिश्वत दिए, बिना कुछ ले ले, कुछ कोई सुनत नहीं है। सरकारी दफ्तरों में, अरे बाबू सरकारी दफ्तर में चल जाइए आप, बैंक में चल जाइए, हर जगह टिकट लेना है, उसमें जहां भी हो रिश्वत के बगैर काम नहीं जनता का होता। हर प्रकार के अन्याय के नीचे जनता दब रही है। शिक्षा संस्थाएं भ्रष्ट हो रही है, कहने की शिक्षा संस्था एकदम भ्रष्ट हो रही है बाबू। हजारों नौजवान का भविष्य अंधेरे में पड़ा हुआ है, जीवन उनका नष्ट हो रहा है। शिक्षा दी जाती है गुलामी की शिक्षा, तो कह रहे हैं कि शिक्षा दी जाती है, लेकिन किसकी शिक्षा बाबू? गुलामी की शिक्षा दी जाती है। शिक्षा पाकर दर दर ठोकरे खाना नौकरी के लिए लोग जो है शिक्षा पाकर बेरोजगारी के लिए भटक रहे हैं। आज भी स्थिति वही बनी हुई है, नौकरी के लिए नौकरियां मिलती नहीं और दिन पर दिन बेरोजगारी बढ़ती जाती है, गरीब की बेरोजगारी बढ़ती जाती है। गरीबी हटाओ के नारे जरूर लगते हैं, लेकिन गरीबी बढ़ी है पिछले वर्षों में। कह रहे कि इंदिरा गांधी जो है गरीबी हटाओ के नारे लगाती है, लेकिन पिछले वर्ष में तो गरीबी बहुत बढ़ गया। सिर्फ नारे लगाने से नहीं होगा मेरे मित्र, नारे लगाने से नहीं होगा। कह रहे हैं कि तो मित्रों आज की स्थिति यह है कि और इस स्थिति में वहां दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द सुनाए, बड़े हृदयग्राही थे। और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका,
तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि रामनाथ जी गोयनका जो थे वो मित्र थे, इनके मित्र थे। कह रहे हैं कि लो तो मित्रों आज की स्थिति यह है, आज स्थिति ऐसा बनल बा कि इस स्थिति में वहां दिनकर जी ने कुछ हमें अपने शब्द में सुनाए। कुछ दिनकर जी बतैलन कि बड़े हृदयग्राही थे दिनकर जी। और उसी रात जब विदा हुए, उसी रात को हमारे मित्र रामनाथ जी गोयनका इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा इंडियन एक्सप्रेस के मालिक कौन थे बाबू? कौन थे? रामनाथ जी गोयनका के घर पर वह मेहमान थे। रात को दिल का दौरा पड़ा, 3 मिनट में उनको अस्पताल पहुंचाया गया। गोयनका जी ने 3 मिनट में बिलिंगडन नर्सिंग होम में, शायद उसे कहते हैं, सारा इंतजाम था वहां पर। पटना का अस्पताल तो पता नहीं 3 घंटे में भी तैयार न हो पाता। सभी डॉक्टर सब तरह के औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी का हार्ट फिर से जिंदा नहीं हो पाए। करें कि जब हम वहां थे तो गोयनका जी के घर पर गए हुए थे दिनकर जी, और वहीं पर मेहमान बनकर गए थे। रामनाथ जी इनके मित्र थे, रामनाथ जी गोयनका, जो इंडियन एक्सप्रेसवे के मालिक थे, ठीक है ना, इंडियन एक्सप्रेस के मालिक थे। और उनके घर मेहमान बनकर कौन गए थे? रामधारी सिंह दिनकर। और कह रहे हैं कि मात्र 3 मिनट में उनकी मौत हो जाती है रामधारी सिंह दिनकर की। और किस अस्पताल में बाबू? अस्पताल का नाम था विलिंगडन नर्सिंग होम। कह रहे हैं कि 3 मिनट में, मात्र 3 मिनट में ही गोयनका जी उनको अस्पताल में भर्ती करा दिए। और दिल का दौरा पड़ा और कभी फिर वो जी नहीं पाया, मर गए। कह रहे हैं कि 3 मिनट में सारे डॉक्टर जो थे एकदम तैयार थे, औजार लेकर तैयार थे, लेकिन दिनकर जी हार्ट अटैक से फिर से बच नहीं पाए, जिंदा नहीं हो पाए। कह रहे हैं कि उसी रात उनका निधन हो गया। लेकिन पटना में देख लीजिए, पटना में तो पता नहीं चलता है कि 3 दिन भी लग जाए फिर भी डॉक्टर जो है काम नहीं कर पाते हैं। ऐसी चोट लगी उनकी यह कविता सुन के कि उनका वह सुंदर सौम्य जोशीला चेहरा याद आ गया। कह रहे हैं कि जब उनकी कविता को सुने, जब अभी पढ़े ये फणीश्वर नाथ रेणु, जब ये पढ़े तो जब उनकी हम कविता को सुने तो एकदम हमारा फिर से दिल जो है और मेरा जो है एक जोश आ गया कि फिर से हमको काम करना है। चलिए, कह रहे कि हमारे 2 मित्रों को कितनी कमी है। हमारे 2 मित्र बहुत जो थे उनकी कमी है। आज भाई बेनीपुरी जी आज होते, उनकी लेखनी में जो ताकत थी, जो लिखते थे, लिख कर लाते थे, आज के जुलूस का, आज के इस सभा का जो बड़न वह देते, एक एक शब्द में अंगार होते। आज दिनकर जी जो कविता लिखते नए भारत की नवनिर्माण के लिए, जो देश की युवकों और छात्रों और देश की साधारण व्यक्तियों और नर नारियों के द्वारा आज से ही हो रहा है शुरू परम। करें कि जो दिनकर जी होते और बेनीपुरी जी होते, किसकी कल्पना कर रहे हैं बाबू? बेनीपुरी जी होते और दिनकर जी होते। क्योंकि बाबू आंदोलन चलाने के लिए ना एकदम आपको एक साख, एक शब्द की आवश्यकता होती है, जिस शब्द से अपनी जनता को अपने आप अपने तरफ आकर्षित कर ले और फिर से वो देश को बढ़ा सके, आप जो है चला सके, आंदोलन को एक अलग से पहचान दे सके। वही कह रहे हैं कि आज बेनीपुरी जी होते और रामधारी सिंह दिनकर होते तो गजब गजब कविता लिखते, दोहा लिखते, और उस दोहा से हम लोगों को इस आंदोलन को बढ़ाने में काफी भूमिका मतलब मिलता। करें कि वह कविता शायद इस नवीन क्रांति का एक अमर साहित्य बन जाती। करें जो कविता लिखते शायद इस संघर्ष, इसे क्रांति का एक अमर कथा बन जाता। लेकिन आज दोनों नहीं है, बेनीपुरी जी भी नहीं रहे और रामधारी सिंह दिनकर भी नहीं रहे। न दिनकर जी हैं न बेनीपुरी जी हैं। तो मित्रों, ये स्मृतियां जगी हैं और इनका भार हृदय पर है। कह रहे हैं कि उनकी यादें जिंदी है, याद उनका भी जिंदा है और भार हृदय पर है। मैं तो थक गया हूं, लेकिन आज बड़ी भारी जिम्मेदारी हमारे कंधों पर आई है। कह रहे कि मैं तो अब थक चुका हूं, बुढ़ा हो चुका हूं, लेकिन आज आप लोगों ने मेरे ऊपर जो ये जिम्मेदारी दी है, मेरे कंधों पर, मैंने इस जिम्मेदारी को अपनी तरफ से मांग कर नहीं लिया है। मैंने मांगा नहीं हूं कि मुझे जिम्मेदारी दीजिए, आप लोग विवश मजबूरी मुझे इस जिम्मेदारी को दे दिया है। तरुणों से, छात्रों से बराबर कहता रहा हूं कि जब पहला हमने आह्वान किया था यूथ फॉर डेमोक्रेसी का, लोकतंत्र में युवकों का क्या रोल है, यह हमने जो बताया था उसमें लिखा था, और उसके बाद बराबर कहता रहा हूं कि संचालन समिति में बहस करता रहा हूं कि हम बूढ़े हो गए हैं, हमारी सलाह ले लीजिए, हम दूसरी पीढ़ी के हो गए हैं, आप नई पीढ़ी के लोग हैं, देश का भविष्य आपके हाथ में है, उत्साह आपके अंदर, शक्ति है आपके अंदर, जवानी है आपके अंदर, आप नेता बनिए, मैं आपको सलाह दूंगा। तो छात्रों ने कहा, जयप्रकाश जी, मार्गदर्शन से काम नहीं चलेगा, आपको नेतृत्व स्वीकार करना पड़ेगा। ये कह रहे हैं जयप्रकाश नारायण कि मैं तो कई बार बोलता हूं युवाओं से कि मेरे युवाओं, अब ये नई युवा है, नई भारत है, अब राजनीति में तुम लोग आओ, मैं थक गया हूं,
अब तुम लोग आओ बाबू और तुम लोग नेता बनो, लेकिन तुम लोग नेतृत्व करो इस आंदोलन को। लेकिन मेरे मेरे जो युवा लोग होते हैं वो क्या कहते हैं कि आपको नेतृत्व स्वीकार करना ही पड़ेगा, सिर्फ ये कहने से काम नहीं चलेगा, मार्गदर्शन देने से काम नहीं चलेगा। मैं टालता रहा कि मैं नहीं रहूंगा, मैं टालता रहा, लेकिन अंत में भेलोर जाते समय मैंने उनसे आग्रह का स्वीकार किया और स्वीकार करते समय मैंने अनुभव किया, अपनी योग्यता और नम्रता पूर्वक यह स्वीकार किया। परंतु छात्रों से भी आप सबसे यह अनुरोध है कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। मैं छात्रों से निवेदन करता हूं कि नाम के लिए मुझे नेता नहीं बनना है। जब नेता मुझे बना दिए हैं तो मेरी हर बात पर आप अमल करेंगे। मुझे सामने खड़ा करके और कोई हमें डिटेक्ट करे पीछे से क्या करना है, जयप्रकाश नारायण तुम्हें, तो इस नेतृत्व को कल मैं छोड़ देना चाहूँगा। करके अगर मुझे आप खड़ा करके और पीछे से ये कहेंगे कि आप ये कीजिए वो कीजिए, तो मैं ये कभी नहीं करूँगा। मुझे जो मन होगा वो मैं करूँगा, तभी मैं इस आंदोलन का नेतृत्व करूँगा। मैं सबकी सलाह लूँगा, तालियां नहीं, सलाह लूँगा लेकिन तालियां नहीं लूँगा। बात सुनिए, बात समझिए। जब ये बात कहते हैं तो लगातार तालियां फिर बजने लगती है। और बात सुनिए, बात समझिए, सबकी बात सुनूंगा, छात्रों की बात जितना भी ज़्यादा होगा, जितना भी समय मेरे पास होगा, उनसे बहस करूंगा, समझूंगा और अधिक से अधिक उनकी बात में स्वीकार करूंगा। आपकी बात स्वीकार करूंगा, जन संघर्ष समितियां की, लेकिन फैसला मेरा होगा। करेंगे, मैं सबका बात सुनूंगा। आप भी कहिए, आपकी भी बात सुनूंगा, जो लोग भी कहेंगे बात सुनेंगे, लेकिन फैसला मेरा होगा। ये मत समझिएगा कि जयप्रकाश नारायण को नेता बना के और कंधे पर बंदूक रखकर आप चलाएंगे और जयप्रकाश नारायण जो है दिखते रह जाएगा। हम उसी दिन इस आंदोलन को छोड़ देंगे, स्वीकार ही नहीं करेंगे। इस फैसले को इन्होंने मानना होगा, आपको मानना होगा, तब तो इस नेतृत्व का कोई मतलब है, तब यह क्रांति सफल हो सकती है। और नहीं तो आपस में झगड़ों बहसों में पता नहीं कि हम किधर बिखर जाएंगे और क्या नतीजा निकलेगा। अगर हम लोग आपस में बिखर जाएंगे तो पता नहीं चलेगा कि नतीजा क्या निकलेगा, तो फिर यह समस्या जो है दूर हो जाएगा। यही कह रहे हैं कि अगर आप चाहते हैं कि हम इस आंदोलन को स्वीकार करें तो बिल्कुल स्वीकार करेंगे, लेकिन हम अपने हिसाब से इस आंदोलन को चलाएंगे, आप नहीं चलाओगे। बहुत दिनों से सार्वजनिक जीवन में हूँ, बहुत दिनों से मैं सार्वजनिक जीवन में हूँ। 1921 ईस्वी में जनवरी के महीना था, इसी पटना कॉलेज में ISC का विद्यार्थी था मैं। कह रहे हैं कि बहुत दिन की बात हो गई। जब मैं ISC में पढ़ता था पटना कॉलेज में 1921 ईस्वी में, तो हमारे साथ हमारे निकट के एक दोस्त थे। वे सब छात्रवृत्ति पाने वाले थे, मतलब उनको छात्रवृत्ति मिलता था, मुझे भी छात्रवृत्ति मिलती थी। सब अव्वल दर्जे के क्रीम थे, क्रीम मतलब बहुत ही तेज थे उस समय के विद्यार्थियों में। और हम सब ने एक साथ गांधी जी की आह्वान पर असहयोग किया, यानी गांधी जी के असहयोग आंदोलन पर जो है हम लोगों ने भाग लिया। असहयोग आंदोलन करने के बाद करीब 1.5 वर्ष यूं ही मेरा जीवन बीता। चूंकि मैं साइंस का विद्यार्थी था, तो मैं राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री या मित्र या जो कहिए मथुरा बाबू, उनके जमाता बाबू फूलदेव साहेब वर्मा थे, ठीक है, उनके पास भेज दिया गया। कह रहे हैं कि मैं साइंस का विद्यार्थी था और राजेंद्र बाबू जो थे, राजेंद्र बाबू के सचिव या मंत्री कहिए, जिनका नाम था मथुरा बाबू, उनके जो जमाई थे उनका नाम था फूलदेव साहब। उन्हीं के पास इनको भेज दिया गया और फूलदेव बाबू के साथ रहो और उनकी लेबोरेटरी में, उनकी प्रयोगशाला में कुछ प्रयोग करो। जयप्रकाश नारायण को कहा गया कि किसी की पैरवी पे चल गए। राजेंद्र प्रसाद में के एक PA थे, सचिव थे, मंत्री थे। मथुरा बाबू उन्हीं के एक जमाता मतलब समझ रहे ना, जमाता जमाई थे फूलदेव साहब वर्मा। उनको पास इनको भेज दिया गया और कहा गया कि उन्हीं का प्रयोगशाला है, उसी में जाइए, कुछ प्रयोग कीजिए, कुछ सीखिए, फिर आपको नौकरी की देखी जाएगी। महामना मदन मोहन मालवीय जी मेरे लिए, मेरे हृदय में पूजा का भाव है। कह रहे हैं कि मदन मोहन मालवीय मेरे लिए एकदम पूजा के भाव है, परंतु हिंदू विश्वविद्यालय में भी दाखिल होने के लिए मैं तैयार नहीं था। कह रहे कि लेकिन मैं BHU में भी जाने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि सरकारी रुपया, सरकारी एड मदद विश्वविद्यालय को मिलती थी। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि ये BHU जाने के लिए क्यों तैयार नहीं थे? क्योंकि सरकारी फंड BHU को भी मिल रहा था और ये सरकारी फंड से दूर रहना चाहते थे। स्वतंत्र नहीं था वह, पूर्ण रूप से राष्ट्रीय विद्यालय नहीं था, तो मैं किसी विद्यालय में नहीं गया। बिहार विद्यापीठ में मैंने परीक्षा दी ISC की, पास तो करना ही था, पास कर गया। उसके बाद बचपन में जब हाई स्कूल में था, मैंने स्वामी सतदेव के भाषण सुने थे। किसके भाषण बाबू? स्वामी सतदेव। बचपन में इन्होंने किसके भाषण सुने थे बाबू? स्वामी सतदेव के भाषण सुने थे, याद रहेगा। चलिए, अमेरिका के बारे में सुने थे। कोई धनी घर का नहीं हूं, ये धनी घर का नहीं, क्योंकि मैं धनी घर का नहीं था,
थोड़ी सी खेती और ब्राह्म पिताजी नहर विभाग में जिलादार थे। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनके पिताजी कहाँ के, मतलब क्या चीज में थे बाबू, नहर विभाग में जिलादार थे। बाद में वे रेवेन्यू असिस्टेंट हो गए, नॉन गजेटेड ऑफिसर भी थे। उन्होंने हैसियत थी नहीं थी कि वह मुझे अमेरिका भेजे। इनके पिताजी के पास इतना पैसा नहीं था कि जयप्रकाश नारायण को अमेरिका पढ़ा सके। मैंने सुना था कि अमेरिका में मजदूरी करके लड़के पढ़ सकते हैं। कह रहे हैं कि मैंने बात सुना था कि बाहर में जो है मजदूरी करके भी लोग पढ़ सकते हैं। मेरी इच्छा थी कि आगे पढ़ना है। मुझे आंदोलन तो गिरावट आ गया, गिरावट ला दिया, गिराव पर आ गया, चढ़ाव पर था, उतर चुका है। इसी बीच अमेरिका से कुछ शिक्षा प्राप्त करके आ जाऊं। करे कि आंदोलन शुरू हुआ था उस समय तो चढ़ाव पर था, लेकिन अब तो गिराव हो गया, आंदोलन खत्म हो गया है। 1922-23 में खत्म ही हो गया था अशोक आंदोलन। तो कह रहे हैं कि चलो अब अमेरिका से कुछ पढ़ के आते हैं। इसलिए अमेरिका गया। कुछ लोग हैं जो हमारे पता नहीं कि उन्हें किस नाम से पुकारूं। मुझे आज बरसों से गालियां देते रहे हैं। कितनी गालियां मुझे दी गई है, क्योंकि अमेरिका में मैंने पढ़ा, इसलिए मैंने अमेरिका का दलाल बना हूं। करें कि लोग मुझे अमेरिका का दलाल कहते हैं। आज मुझे अमेरिका का दलाल कहते हैं क्योंकि मैं अमेरिका में पढ़ लिख कर आया हूं। आज मुझे कुछ लोग अमेरिका का दलाल कहकर गालियां देते हैं। निक्सन को दे दो तार, जयप्रकाश की हो गई नार, ये नारे लगाए। कह रहे कि निक्सन को दे दो तार। इंदिरा गांधी जो है बहुत, उस समय राष्ट्रपति निक्सन थे। 1974-75 के दौरान अमेरिका के राष्ट्रपति निक्सन थे और निक्सन का बहुत लगाव था इंदिरा गांधी से, मतलब बहुत ही संबंध था देश के प्रति लेकर। तो यही कह रहे हैं कि निक्सन को दे दो तार, अपने रिश्तेदार को दे दो तार। तुम हमको अमेरिका का दलाल कहती हो ना, तुम अपने निक्सन को तार दे दो, चिट्ठी दे दो, लेटर दे दो कि जयप्रकाश की हार हो गई है, हम लोग जीत गए हैं। मतलब एक तंज कसते हैं, टोन बोलते हैं, टिप्पणी कसते हैं इंदिरा गांधी पर। मित्रों, अमेरिका में बगानों में मैंने काम किया। बगान में भी काम किया अमेरिका में बाबू, कारखाना में काम किए, लोहे के कारखाना में, यहाँ जानवर मारे जाते हैं, जहाँ जानवर मारे जाते थे वहाँ भी काम किए, उन कारखानों में भी काम किए। जब यूनिवर्सिटी में पढ़ता था, छुट्टियों में काम करके इतना कमा लेता था कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे। करें कि छुट्टी में ये काम करते थे और इतना कमा लेते थे कि कुछ खाना हम 3-4 विद्यार्थी मिलकर पकाते थे और सस्ते में हम लोग खा पी लेते थे। एक कोठरी में कोई आदमी मिलकर रह लेते थे और एक छोटा सा रूम में इन लोग मिलकर 4-5 आदमी रह लेते थे। रुपया बचाते थे कुछ कपड़े खरीदने और कुछ फीस देने के लिए, पढ़ाई की फीस देने के लिए। बाकी हर दिन रविवार को छुट्टी नहीं थी। 1 घंटा रेस्टोरेंट में, ठीक है ना, पार्ट टाइम भी नौकरी करते थे, रेस्टोरेंट में, होटल में बर्तन धोया करते थे, वेटर का काम करते थे। देखिए बाबू, इनका जीवन कितना जो है एकदम दुर्भाग्यपूर्ण और कठिनाई भरा रहा है। तो शाम को रात का खाना मिल गया, दिन का खाना मिल गया, किराया कहाँ से मकान का हमको आया। बराबर 2-3 लड़के, कितने बरसों तक 2 चरपाई नहीं थी कमरे में, 1 चरपाई पर ही मैं और कोई ना कोई अमेरिका लड़का रहता था। करें कि कमरे में चरपाई भी नहीं रहता था, एक ही चरपाई पे 2 लोग सोया करते थे। कभी वो गया तो मैं हूँ, मैं गया तो हूँ, मतलब दिन रात ऐसे, एक किसी की दिन में ड्यूटी है, किसी की रात में ड्यूटी है, हम दोनों साथ सोते थे। एक रजाई हमारी होती थी। इस गरीबी में मैं पढ़ा हूँ। कह रहे हैं कि इस गरीबी में मैं पढ़ लिख कर बड़ा हूँ। इतवार के दिन या कुछ और टाइम पार्लर में उससे लेकर के कमोड साफ करने का भी होटल में काम करते थे। देखिए बाबू, कह रहे कि बाथरूम साफ करने का भी काम करते थे, ठीक है ना, होटल में, पार्लर में, वहां जहां बीए पास कर लिया। जब बीए पास कर लिया, स्कॉलरशिप मिल गई, 3 महीने के बाद असिस्टेंट हो गया डिपार्टमेंट का, ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा। कह रहे कि जब मैं असिस्टेंट बन गया डिपार्टमेंट का, तब मैं होम ट्यूशन भी पढ़ाने लगा, ट्यूटोरियल क्लास लेने लगा, ठीक है ना, और डिपार्टमेंट में पढ़ाने भी लगा। तो कुछ आराम से रहा। इस बीच में इन लोगों से पूछिए, मेरा इतिहास ये जानते हैं और जानकर भी मुझे गालियां देते हैं। कह कि लोग पूछिए, इंदिरा गांधी से पूछिए, ये सब लोगों को मेरे बारे में इतिहास मालूम है कि मैंने किस तरह से अपने जीवन को यहाँ तक पहुँचाया है। लेकिन आज ये सब मुझे लोग गालियाँ दे रहे हैं, इसलिए क्योंकि मैं जो हूँ आंदोलन का नेतृत्व कर रहा हूँ। अगर आज मैं चल रहा हूँ इंदिरा गांधी के साथ, तो इंदिरा गांधी आज मुझे जो है कह देगी कि आइए मंत्री बन जाइए। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में मेडिसन में मैं घोर कम्युनिस्ट था। वहां लेनिन का जमाना था। अमेरिका में किसका जमाना था बाबू? लेनिन का। 1924 ईस्वी में। वह ट्राउटस्की का जमाना था। 1924 में लेनिन मरा था। लेनिन कब मरा था बाबू? 1924 ईस्वी में, याद रखेंगे। और 1924 में मैं मार्क्सवादी बन गया। क्वेश्चन पूछा जाएगा मार्क्सवादी कब बने थे? 1924 में।
और दावे के साथ कह सकता हूं कि उस समय तक जो भी मार्क्सवाद के ग्रंथ छपे थे अंग्रेजी में, हम लोगों ने पढ़ डाले थे। रात रात को रोज एक एक रसियन टेलर था, जो दर्जी था, रूस का जो एक टेलर था, ठीक है, जो दर्जी था, उसके यहाँ हमारे क्लास लगते थे। और वहां से जब भारत लौटा था, घोर कम्युनिस्ट बनकर लौटा था, लेकिन मैं कांग्रेस में दाखिल हो गया। जब कह रहे हैं कि जब मैं वहां से लौटा था तो कम्युनिस्ट बनकर आया था, लेकिन कम्युनिस्ट यहाँ नहीं थी, इसलिए क्या शामिल हो गए बाबू कांग्रेस में। कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ नहीं थी। मैंने जो लेनिन से सीखा था, लेनिन से जो सीखे थे, वह यह सीखा था कि जो गुलाम देश है, वहाँ के जो कम्युनिस्ट है, उनको हरगिज वहाँ की आज़ादी की लड़ाई से अपने को अलग नहीं रखना चाहिए। करें कि मैंने लेनिन की बातों से सुना था कि जो गुलाम देश है, वहाँ के जो कम्युनिस्ट लोग हैं, चूंकि कम्युनिस्ट की शिक्षा लिए थे तो कम्युनिस्ट बन के थे, तो कह रहे हैं कि जो लेनिन कहता था कि जो गुलाम देश है, वहाँ के जो कम्युनिस्ट लोग हैं, वो अक्सर अपनी, जब देश की लड़ाई की बात आएगी, आज़ादी की बारी आएगी, तो आपको अपने आप को अलग नहीं रखना है, उसमें ही रखना है। और चूंकि कम्युनिस्ट पार्टी यहाँ कोई नहीं था, कम्युनिस्ट की जगह कांग्रेस थी, तो ये सोच रहे थे कि कांग्रेस में ही अब हमको रहना पड़ेगा, क्योंकि देश को आज़ाद कराना है, इसलिए कांग्रेस में रह गए। यद्यपि उस लड़ाई का नेतृत्व, जिसको मार्क्सवादी भाषा में बुजुर्गा क्लास कहा जाता है, उस क्लास के हाथ में हो, पूंजीपतियों के हाथ में उसका नेतृत्व हो, फिर भी कम्युनिस्ट पार्टियों को अलग नहीं रखना चाहिए, अपने को आइसोलेट नहीं करना चाहिए। करें कि कम्युनिस्ट को अपने देश से अलग नहीं रखना चाहिए, देश के साथ ही रखना चाहिए। पहली बात जो मैंने नोट की है आपसे कहने के लिए, वह इस सरकार के बारे में है। पहली जो मैंने बात आपको बताने जा रहा हूं, इस सरकार के बारे में बात है कि आज से 3 दिन हुए गफूर साहब मिलने आए थे। कौन मिलने आया था बाबू? गफूर साहब। क्वेश्चन पूछा जाएगा कौन मिलने आया था? गफूर साहब। बहुत प्रेम से मिले, बहुत प्यार से मिले। उसके 2 दिन बाद चंद्रशेखर बाबू मिलने आए, बहुत प्रेम से मिले। लेकिन प्रधानमंत्री से लेकर के दीक्षित जी से भी नीचे सब लोग मुझे डेमोक्रेसी का सबक सिखाते हैं। इनमें से किसी का कोई अधिकार नहीं है कि जयप्रकाश नारायण को लोकतंत्र की शिक्षा दे, लेकिन वे जयप्रकाश नारायण को शिक्षा देने की हिम्मत करते हैं। और इनकी हरकत देखिए, कह रहे कि देखिए इंदिरा गांधी किसको किसको भेज रही है और जयप्रकाश नारायण को लोग शिक्षा दे रहे हैं। किसकी हिम्मत है भाई जो जयप्रकाश नारायण को शिक्षा दे दे, जयप्रकाश नारायण को कोई शिक्षा दे दे, ये किसकी हिम्मत है? और हरकत देखिए लोगों को। शांति में प्रदर्शन, शांति में जुलूस के लिए हजारों लोग आ रहे हैं। प्रदेश के कोने कोने से छात्र आ रहे हैं, किसान आ रहे हैं, मजदूर आ रहे हैं, मध्यम वर्ग के लोग आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं आंदोलन देखने के लिए। कहीं पैदल, कुछ लोग बस से आ रहे हैं, कहीं रेल से, तो कहीं ट्रक से भाड़े पर डीजल अपना खरीद कर लेकर आ रहे हैं। जहां तहां रोका, इनको लड़कों को पीटा भी गया है, गिरफ्तार भी किया गया है मेरे लड़कों को। अनायास कोई कारण नहीं है, कोई कारण नहीं है, लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी इन सबको रुकवाई है पीटने के लिए कि आंदोलन को कैसे भी दबाया जाए। यहाँ हमने आकर सब मीठी मीठी बातें करते हैं और इन्होंने जिद की कि इस रास्ते में जुलूस नहीं जाएगा, इससे यह खतरा है, वह खतरा है। मुझे कोई खतरा दिखाई नहीं दिया, लेकिन जब उन्होंने कहा कि शायद जेल तोड़ने की कोशिश और शायद उन्हें गोली चलानी पड़े, तो मैंने कहा कि इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं लेता हूँ। करें कि जब यह आंदोलन शुरू हुआ तो देश विदेश से लोग आने लगे। तब कुछ लोग इनको आके सपोर्ट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि देखिए नेताजी, इस समय अगर लोग आते हैं इस रास्ते से तो बहुत खतरा है। कह रहे हैं कि हमें तो कोई खतरा नहीं दिख रहा है। तो कह रहे हैं कि देखिए बात मान लीजिए, नहीं तो हम लोग को विवश होकर जेल गोली भी चलानी पड़ेगी। तो ये कह रहे हैं कि हम ये सब जानते नहीं हैं, मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लेता हूँ। आंदोलन हमारा किसी दूसरे उद्देश्य से हो रहा है, बीच में यह डाइवर्जन हो जाए, रास्ता ही भटक जाए, हम लोग यह नहीं चाहते थे। हम लोग नहीं चाहते थे कि रास्ता भटक जाए। तो चलिए जो आप कहते हैं वही मान लेता हूं। तो ये बिगड़े भी होंगे छात्र लोग, करेंगे, मान लेते हैं कि छात्र लोग की कमी है। जो आप कह रहे हैं कि आंदोलन जो है हमको गोली चलाना पड़ेगा, तो मान लेते हैं कि छात्र लोग की ही कमी है। और एक दूसरी बिल्डिंग में खड़ा करके जो लड़की हमारी छात्र संघर्ष समितियां के वहां जेल में हैं, उनको जुलूस दिखाने के लिए ले आए। मैं नहीं जानता हूं कि वे अंग्रेजी सरकार के जमाने में भी इस प्रकार का व्यवहार कभी हुआ हो। लोग रेलों से उतार दिए गए, बसों से उतार दिए गए, टिकट था उनके पास, बेटिकट लोग थे, उनके उतार दिया गया अलग। मुजफ्फरपुर की रिपोर्ट अपने अखबारों में पढ़ी होगी, सारे डिवीजन में क्या नहीं हुआ। शर्म नहीं आती इन लोगों को। डेमोक्रेसी की बात करते हैं, कह रहे हैं कि डेमोक्रेसी की बात करते हैं। अपने लोगों को टिकट था लेकिन लोगों को बस से उतार दिया गया। किस डेमोक्रेसी की बात करते हैं भाई? किस लोकतंत्र की बात करते हैं? कहाँ लोकतंत्र है? हम वही तो आंदोलन करने जा रहे हैं इस इंदिरा गांधी के खिलाफ।
लोकतंत्र में डेमोक्रेसी की जनता को अधिकार नहीं है। जनता भी चाहे शांतिपूर्ण सभा करे अपनी, जहां भी चाहे शांतिपूर्ण प्रदर्शन करे। राज्यपाल के यहाँ जान हुआ तो लाखों की तादाद में जाए, असेंबली के सामने जाए, उनको पूरा अधिकार है। हिंसा करे कोई तो दूसरी बात है, करे कि एकदम सबको इस लोकतंत्र में अधिकार है कि आप शांतिपूर्ण जो है अपना बातों को रख सकते हैं, कोई भी बात अपनी समस्या को बता सकते हैं। लेकिन कहाँ रखने दिया जा रहा है, गिरफ्तार तो किया जा रहा है। हमसे मिलने आए पुलिस की एक उच्च अधिकारी ने कहा, बड़े उच्च अधिकारी ने कहा, नाम लेना यहाँ ठीक नहीं होगा कि मैंने दीक्षित जी के मुंह से सुना है कि जयप्रकाश नहीं होते तो बिहार जल गया होता। करके एक बड़े अधिकारी के मुंह से सुने, एक बड़े अधिकारी कहा कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते तो बिहार कब का जो है जल गया होता। ये बात कौन बोलते हैं? दीक्षित जी बोलते हैं। जब जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसा आप सोचते हैं तो जयप्रकाश नारायण के बारे में सारा क्यों होता है? तो उनके नेतृत्व के में प्रदर्शन और सभा होने वाली है, क्यों लोगों को रोकते हैं आप? करें कि जब जयप्रकाश नारायण के बारे में ऐसे सोचते हैं कि जयप्रकाश नारायण नहीं होते आज तो आज बिहार जल जाता, और जयप्रकाश नारायण ये खुद इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, तो उनके बारे में आप गलत क्यों सोच रहे हैं? दीक्षित जी क्यों सोच रहे हैं? आप तो खुद ही दो नाव पे चल रहे हैं, क्यों सोच रहे हैं? यहाँ सभा होने वाली है, क्यों लोगों को रोका जा रहा है? आप जनता से घबराते क्यों हैं? आप जनता के आप प्रतिनिधि हैं भाई, किसकी तरफ से शासन करने बैठे हैं आप? आपकी हिम्मत की लोगों को पटना आने से रोक ले, ये उनकी राजधानी है। आपकी हिम्मत है कि आप उनको, उनकी राजधानी है, ये लोगों की राजधानी है, और आप पटना से रोक लीजिएगा? आपकी राजधानी है या पुलिस वालों का देश है? क्या ये पुलिस वालों का देश है कि आप रोक लेंगे, या जनता का देश है? या जनता का देश है? डूब जाना चाहिए इन लोगों को, ऐसी नीचता का व्यवहार करते हैं। डूब जाइए आप लोग, ऐसी नीचता का व्यवहार करते हैं। बहुत कठोर शब्द का प्रयोग कर रहा हूं मैं, कठोर शब्द का प्रयोग नहीं करता, लेकिन यह नीचता का व्यवहार है। अगर कोई डेमोक्रेसी का दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता के शांति में कार्यक्रम में बाधा डालते हैं और उनकी गिरफ्तारियां करते हैं। करें कि अगर डेमोक्रेसी के कोई दुश्मन है तो वे लोग दुश्मन हैं जो जनता को रोकते हैं, जनता के कामों में बाधा डालते हैं, शांतिपूर्ण कार्यक्रम में बाधा डालते हैं और गिरफ्तार करते हैं, उन पर लाठी चलाते हैं, गोलियां चलाते हैं। यह डेमोक्रेसी है भाई। इससे बदलना चाहती है क्या? यही डेमोक्रेसी है? इसे बदल दिया जाए। जनता जयप्रकाश नारायण छात्र युवक, क्योंकि जो भी आंदोलन इस देश में आज उठेगा उसका नेता युवक रहेगा और छात्र रहेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है हमको। करें क्या? जो ये आंदोलन हो रहा है उसमें ये छात्र ही आंदोलन करेंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है मेरा, और इस आंदोलन को आप दबा दीजिएगा। मित्रों, एक बात तो यह कहनी थी, बतानी थी कि मैं जानता हूं कि डॉक्टर रहमान यहां बैठे होंगे तो वे कुछ चिंता में पड़े होंगे। अगर डॉक्टर रहमान होंगे, डॉक्टर रहमान जो थे इनके फैमिली डॉक्टर थे जो इनकी मदद करते थे, इनको देखभाल करते थे, कि इस जोर से बोलने का असर मेरे हृदय पर बुरा होगा। करें कि डॉक्टर रहमान अगर यहाँ पर बैठे होते तो सोचते कि जयप्रकाश नारायण बाबू इतना तेज मत बोलिए, आपको तो दिल की बीमारी है, क्यों तेज बोल रहे हैं? मैं भी समझता हूँ, अब जरा अपने को बांध के बोलूंगा। करेंगे जरा मैं अब तो अपने आप को बांध के बोलूंगा, इस तरह से मैं बोलूंगा नहीं। अभी हाल ही में भेलौर में जब था तो हमारे परम मित्र और उमा शंकर जी दीक्षित पटना आए थे, उन्होंने मेरे संबंध में कुछ अच्छी बातें कही, साथ साथ कई चलिए हाँ चलिए, कई प्रश्न उठाए। मेरा उनका बहुत पुराना संबंध है। 32-33 का आंदोलन जो चला था 1932-33 का, उसमें वो अंडरग्राउंड बम्बई में वह रहते ही थे और अंडरग्राउंड नेता थे दीक्षित जी। और सदानंद जी ने जो फ्री प्रेस के मालिक भी थे उसकी स्थापना की थी। उन्होंने उनको ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा था। ब्रेन ऑफ बॉम्बे किसको कहा जाता था बाबू? तो दीक्षित जी को, उमाशंकर दीक्षित को। किसने कहा था बाबू? सदानंद जी ने कहा था, जो फ्री प्रेस के मालिक थे। ठीक है, जो फ्री प्रेस के मालिक कौन थे? सदानंद जी। और सदानंद जी ने उनको क्या कहा था? ब्रेन ऑफ बॉम्बे। किसको? उमाशंकर दीक्षित को। याद रहेगा आपको, उमाशंकर दीक्षित को ब्रेन ऑफ बॉम्बे कहा जाता था। मुझे भी कोई बड़ी पदवी दी गई थी, पर मैंने अपनी प्रशंसा नहीं करूंगा। उस समय दीक्षित जी से हमारा परिचय और हमारी घनिष्ठता मित्रता हुई।
अंडरग्राउंड जमाने की जो मित्रता होती थी वह ठोस होती थी। कह रहे कि अंडरग्राउंड जमाने की जब मित्रता होती थी ना, एकदम ठोस होती थी, मार धाड़ की एकदम होती थी, एकदम अटल होती थी, घनिष्ठ होती थी। चाहे हम कहीं रहें वह कहीं रहें, ठोस रहती है। उसके बाद हम एक दूसरे के मित्र आज तक बने हुए हैं। कुछ हमारे ऐसे मित्र हैं जिनके भाव अच्छे हैं। हमारे पुराने मित्र जो सोशलिस्ट पार्टी में थे या जो नहीं भी थे, चाहते हैं कि जयप्रकाश नारायण और इंदिरा जी में कुछ मेल मिलाप हो जाए, कुछ मेल मिलाप हो जाए इंदिरा जी में और जयप्रकाश नारायण में। लोग चाहते हैं ऐसा। तो मित्रों, मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। कह रहे हैं कि मेरा किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है। इंदिरा गांधी मेरी दुश्मन नहीं है। ऐसा नहीं है कि मेरी जो है दुश्मन हो। किसी व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, कोई व्यक्ति से झगड़ा नहीं है, चाहे वो इंदिरा जी हो या चाहे कोई और हो। हमें तो नीतियों से झगड़ा है, सिद्धांतों से झगड़ा है, कार्यों से झगड़ा है। जो कार्य गलत होंगे, जो नीति गलत होगी, जो सिद्धांत प्रिंसिपल गलत होंगे, जो पॉलिसी गलत होगी, चाहे वह कोई भी करे, मैं विरोध करूंगा अपनी अकल के मुताबिक। कह रहे हैं कि चाहे कोई भी आ जाए। ये तो शुरुआत में मैं आपको बताया कि नेहरू जी भी आ जाए, ठीक है ना, तो मैं उनका विरोध करूंगा। मैं किसी का दुश्मन नहीं हूं, मैं गलत नीतियों का दुश्मन हूं। चलिए, कह रहे हैं कि उस जमाने, लेकिन यह जरूरत होती थी। हम लोग इनकी तरह नौजवान थे उस जमाने में, लेकिन यह जरूरत होती थी हम लोगों की कि बापू के सामने हम कहते थे कि हम नहीं मानते हैं बापू यह बात। करें कि जब हम युवा होते थे तो हम लोग की हिम्मत नहीं होती थी कि हम लोग गांधी जी के सामने कह देंगे कि हम आपकी बात को नहीं मानते हैं। और बापू में इतनी महत्ता थी, मतलब इतनी महान थे बापू कि इतनी महानता थी कि बुरा नहीं मानते थे। फिर भी बुलाकर हमें प्रेम से समझाना चाहते थे और समझाते थे। उनकी भी आलोचना की है हम लोगों ने। उस जमाने में तो घोर मार्क्सवादी था मैं, बाद में लोकतांत्रिक समाजवादी बना। किंतु बापू की मृत्यु के बाद, कई वर्षों के बाद, 1924 में सर्वोदय में जब आया था गया बिहार में, जवाहरलाल नेहरू जी थे, एक बड़े भाई थे, मैं उनको भाई कहता ही था। उनका बड़ा स्नेह था हमारे ऊपर, पता नहीं क्यों मुझे वह मानते थे बहुत। मैं उनका बड़ा आदर और प्रेम करता था, लेकिन उनकी कटु आलोचना करता था। कह रहे हैं कि बहुत मानता भी था, लेकिन उनकी बहुत कटु आलोचना भी करते थे। उनमें भी बड़प्पन था। अक्सर तो उन्होंने हमारी आलोचनाओं का बुरा नहीं माना, लेकिन पटना फायरिंग पर जो मैंने बयान दिया था, मैं मानता हूँ बहुत सख्त भाषा का मैंने प्रयोग किया था, उस पर वह बहुत नाराज हुए। कह रहे कि पटना किस 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 घटना पर इन्होंने जो है बाबू शिकायत की थी जवाहरलाल नेहरू की, तो पटना घटना पर। लाल बहादुर शास्त्री जो थे, कश्मीर के मामले में कुछ किया उन्होंने, मैंने उनकी भी आलोचना की, उनको तार भी दिया, लेटर भी दिया। यह बहुत गलत काम आपने किया है, इससे कश्मीर के सवाल हल करने में आपको दिक्कत होगी। थोड़े ही दिनों में, 18 महीनों में वह चल बसे और देश का दुर्भाग्य है। करेगी 18 ही दिन में, मैंने उनको बोला कि आपको समस्या होगी, और 18 ही दिन में वो क्या हो गए बाबू, इस दुनिया से अलविदा हो गए। वाह रे, जयप्रकाश नारायण बाबू कितने अच्छे विचार के थे। देख रहे हैं ना आप लोग कि सब लोग के साथ ये घुल मिल कर रह रहे थे, ठीक है ना, सबको लेकर चल रहे थे। चलिए आगे देखिए। इंदिरा जी जो मेरे मतभेद हैं, इंदिरा जी के साथ जो मेरा मतभेद है, मैं जवाहरलाल नेहरू जी के साथ जो मतभेद थे उनसे कहीं ज़्यादा गंभीर और सीरियस है। करें कि इंदिरा गांधी के साथ जो मेरा मतभेद है वो कहीं ज़्यादा सीरियस है जवाहरलाल नेहरू की अपेक्षा। जवाहरलाल नेहरू जी परराष्ट्र नीतियों के संबंध में, स्वराष्ट्र के संबंध में अधिक उनसे हमारा मतभेद नहीं था। तिब्बत के मामले में मतभेद था, चीन के मामले में था, हंगरी के मामले में था। और मैं कोई गर्व नहीं करता हूं, मैंने उस समय जो आलोचना की, हंगरी के मामले में जो कुछ कहा जवाहरलाल नेहरू जी को बाद में मानना पड़ा, और तिब्बत के बारे में मेरी बात तो नहीं मानी उन्होंने। लेकिन जब चीन ने उनको धोखा दिया, तो उस धोखे के कारण उनके हृदय को ऐसी चोट लगी कि 2 बरस में चल गए। कहीं मैं कहता था कि देखिए, हंगरी, तिब्बत, चीन, सब किसी पर विश्वास मत कीजिए, आपको एक दिन धोखा देंगे। लेकिन वो हमारी बात को नहीं माने। उनको जब चीन ने धोखा दिया तो उनको ऐसी चोट लगा कि 2 बरस में ही चल गए, संभल नहीं सके। ऐसा घाव लगा जब चीन ने आक्रमण कर दिया, तो कभी उम्मीद नहीं करते थे, कि आशा नहीं करते थे कि चीन ऐसा करेगा। थोड़ी इनकी भी गलती थी, तो परराष्ट्र नीतियों के संबंध में मतभेद था, उनसे अंतर्देशीय प्रश्नों में नहीं था उतना मतभेद। करें कि राष्ट्र को लेकर, अपना सीमा को लेकर मतभेद था। अब एक बात ले लीजिए जिसके चलते बहुत ज्यादा करप्शन राजनीति में है, वह क्या है। करें कि देखिए, आखिर क्यों करप्शन राजनीति में है, वो बात ले लीजिए। इलेक्शन का खर्चा है, चुनाव का खर्चा, करोड़ों रुपए वे चुनाव पर खर्च करेंगे। एक तरफ गरीबी हटाओ का नारा देंगे और समाजवाद का नारा लगाएंगे। यह सब रुपया ब्लैक मार्केटर लोगों,
से आप इकट्ठा करेंगे और अनकाउंटेड मनी करोड़ों रुपए जिसका कोई हिसाब नहीं, कोई किताब नहीं, करें कि लाखों करोड़ों रुपया जो है इलेक्शन में खर्च हो रहा है, ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये पैसा कहाँ से आ रहा है। आज से नहीं बरसों से मैं पुकार रहा हूं कि भाई इस चुनाव की पद्धति में अमूल्य परिवर्तन होना चाहिए, चुनाव का खर्च कम करना चाहिए। अगर चाहते हैं कि आप गरीब उम्मीदवार खड़ा हो सके, मजदूर उम्मीदवार खड़ा हो सके, किसान उम्मीदवार खड़ा हो सके, गरीब पार्टी जो गरीब की पार्टी है वो अपने उम्मीदवार को खड़ा सके, लेकिन सुनता कोई नहीं है। कह रहे कि बाबू हम तो शुरुआत से ही कह रहे हैं कि गरीब को खड़ा कीजिए, गरीब को वोट दीजिए, गरीब पार्टी बनाइए, लेकिन सुन तो कोई नहीं रहा है। शुरुआत से ही कह रहा हूं कि गरीबों को वोट दीजिए। प्रेस रिपोर्टों से पता चलता है कि इस आंदोलन के द्वारा मैं दल विहीन लोकतंत्र की स्थापना करना चाहता हूं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस लोकतंत्र की स्थापना करना चाहते थे बाबू? दल विहीन लोकतंत्र का। दल विहीन लोकतंत्र सर्वोदय विचार का मुख्य राजनीतिक सिद्धांत है कि उस विचार का प्रचार पिछले वर्ष में मैं करता रहा और ग्राम सभाओं के आधार पर दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित हो सके। करें कि ग्राम सभा में जो है दल विहीन प्रतिनिधित्व स्थापित कर दिए, इसका प्रयत्न भी करता रहा, परंतु वर्तमान आंदोलन के संदर्भ में मैंने दल विहीन लोकतंत्र का जिक्र कतई नहीं किया है। फिर भी मेरे पुराने विचार के लेकर जनता में विशेषकर बुद्धिजीवियों में काफी भ्रम फैलाया गया है कि केवल अपने कम्युनिस्ट भाइयों के भ्रामक प्रचार की सफाई के लिए इतना ही कहूंगा कि दल विहीन लोकतंत्र तो मार्क्सवाद और लेनिन के मूल उद्देश्यों में से है, यद्यपि वह उद्देश्य दूर का है। मार्क्सवाद के अनुसार समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ता जाएगा वैसे वैसे राज्य स्टेट का क्षय होता चला जाएगा। कह रहे कि समाज जैसे जैसे साम्यवाद की ओर बढ़ेगा ना, राज्य स्टेट उसी ही क्षय होता चला जाएगा, मतलब वो डूबते चल जाएगा। अंत में एक स्टेटलेस सोसाइटी कायम होगी और अंत में एक ऐसी सोसाइटी बनेगी जिसका कोई आचरण, कोई उम्मीद, कोई तरक्की नहीं होगा। एक बेकार, एक डूबने वाली स्टेट बन जाएगी। वह समाज अवश्य ही लोकतांत्रिक होगा, बल्कि उसी समाज में लोकतंत्र का सच्चा स्वरूप प्रकट होगा और वह लोकतंत्र निश्चय ही दल विहीन होगा। जब स्टेटलेस सोसाइटी शासन मुक्त समाज बनता जाता है तो शायद ही दल वियुक्त होना असहज है। कम्युनिस्ट बंधुओं को अपने इस मूल्य सिद्धांत का विस्मरण हो गया है। जहां तक वर्तमान आंदोलन का प्रश्न है, मेरी या अन्य किसी न छात्रों की, न विपक्षी राजनीतिक दलों की, न सर्वोदय सेवकों की यह कल्पना है कि इसमें से दल विहीन लोकतंत्र पैदा होगा। विधानसभा का विघटन हो जाएगा तो 6 महीने या देश भर में फिर चुनाव होंगे जो वर्तमान कानून या चुनाव प्रणाली के अनुसार होंगे। कह रहे कि मैं तो चाह रहा हूं कि विधानसभा का विघटन हो, ठीक है, फिर से एक नया कानून बने। विधानसभा के विघटन में संभावना तो यही है कि वर्तमान कानून तथा नियम आदि के अंतर्गत ही पुनर्निर्वाचन होगा। इसलिए प्रश्न उठता है कि जैसा कि पिछले सप्ताहों में कई बार उठा था, कई बार मैंने प्रश्न उठाया था कि उस हालत में विधानसभा के विघटन से क्या लाभ होगा। इस स्थिति में विधानसभा का विघटन कर दिया जाएगा तो क्या हाल होगा। मैं तो कई बार प्रश्न उठा, मुझे खेद है कि इसका उत्तर पिछले दिनों मैंने बार बार दिया है, पर उसको समझने की कोशिश थोड़े ही लोगों ने की है। इसलिए बार बार मुझसे यह सवाल होता है कि जयप्रकाश नारायण वर्तमान चुनाव पद्धति और विधानसभा के चुनाव का कौन सा विकल्प पेश कर रहे हैं। मेरा अपना विकल्प चूंकि नए ढंग का है, जो घिसे पिटे राजनीतिक चिंतन से भिन्न है, इसलिए वह लोगों को समझ से नहीं आता है। कहने कि मुझसे जो अब लोग सवाल पूछते हैं कि किस तरह की आप लोकतंत्र की बात करते हैं, तो ये कहते हैं दल विहीन लोकतंत्र, एक ऐसा लोकतंत्र जिसमें कोई अपना दल नहीं हो, निर्दलीय की सरकार। करें कि बार बार लोगों को समझा रहे हैं लेकिन लोग समझते नहीं है, लोगों के समझने से परे है। अगर मैं यह कह दूं कि मेरा विकल्प यह है कि मैं इस आंदोलन और संघर्ष में एक नई पार्टी का निर्माण करूंगा, तो सब लोग कहेंगे, मेरी बात को आसानी से समझ लेंगे और उसके बाद मेरी आलोचना शुरू हो जाएगी कि आदमी केवल अपना सत्ता के लिए छात्रों और जनता का आंदोलन दुरुपयोग कर रहा है। करें कि अगर मैं कह दूंगा कि मैं एक नई पार्टी बनाने जा रहा हूं, एक अलग पार्टी, तो लोग कहेंगे कि देखो जयप्रकाश नारायण अपने सत्ता की लड़ाई लड़ने लगा है। लेकिन जब मैं कोई नई बात कहता हूं तो उसे समझने की कोशिश कम होती है या नहीं होती है। तो क्या ये मेरा कहना है? संक्षेप में यह है कि आज की परिस्थितियां में आज जनता को, आम मतदाता को लेकर केवल इतना ही अधिकार प्राप्त है कि वह चुनाव में अपना मतदान करे, परंतु मतदान प्रक्रिया ना हो तो स्वच्छ और स्वतंत्र होती है, न उम्मीदवारों का चयन ठीक ठाक से होता है, मतदाताओं के हाथ होता है, न चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों पर उनका कोई अंकुश ही रहता है। मैं इन दोनों कमियों को दूर करने का प्रयत्न कर रहा हूँ। करें कि जब चुनाव हो जाता है तो ना आप चुनाव के समय अपने मन से नेता को चुन सकते हैं अच्छे तरीके से, ना उन पर अंकुश लगा सकते हैं, जीतने के बाद कुछ नहीं कर सकते हैं।
ठीक है, सिर्फ भ्रष्टाचारी में आप लिप्त रह सकते हैं। अपना देश पिछड़ा हुआ है, हम लोग का देश बहुत ही पिछड़ा है, बहुत ही पिछड़ हुआ, इसलिए इसके बावजूद भी हमने लोकतंत्र की स्थापना की। देश बहुत पिछड़ा है, फिर भी हम लोकतंत्र स्थापित किए हैं। विकसित देशों का लोकतांत्रिक समाज में जो प्रभावित शक्ति यानी परस्पर एक दूसरे को प्रभावित करने वाली शक्तियां होती है, जनमत का जो प्रबल प्रभाव प्रतिनिधियों पर निरंतर पड़ता है, जो स्वतंत्र और साहसी प्रेस पत्र पत्रिकाओं के रोल होते हैं, शिक्षित समुदाय के जो वैचारिक और नैतिक असर होता, इस सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के यानी जो जनता और शासन के बीच की संरचना का यह निरंतर अभाव है। कारण कि शिक्षित समाज में चल रही है, एजुकेटेड कंट्री को देख लीजिए, उस कंट्री में किस तरह से लोकतांत्रिक क्रियाकलाप चलते हैं। वहाँ पर लोग जो है स्वतंत्र होते हैं, स्वच्छ होते हैं और अंकुश भी लगा सकते हैं, जब चाहे जो है जिसको जिताए हैं उसको भगा सकते हैं। ऐसी स्थिति में हमारा लोकतंत्र केवल नाम का लोकतंत्र है। इस पूरी अंतरिम संरचना का इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण को एक दिन नहीं हो सकता है, एक दिन में ये पूरा नहीं बन सकता है, परंतु उसके अभाव में आम जनता मतदाता मतदान के सिवाय कोई पार्ट अदा नहीं कर सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप मंत्री तथा विधायक निरंकुश और स्वच्छंद हो जाते हैं। करें कि हम लोग कुछ भी चाह के भी कुछ नहीं कर सकते हैं, विधायक मंत्री पर अंकुश नहीं लगा सकते हैं। जनता का किसी प्रकार का अंकुश उन पर नहीं रहता, सिवा इस भय के अगले चुनाव में जनता यदि चाहे तो उनको वोट नहीं दे। करें कि जनता अगर चाहेगी तो वोट नहीं दे सकती है, लेकिन जनता भी ऐसी नहीं करती है, परंतु यह भय भी रुपया, जाति, बल प्रयोग, मिथ्याचार आदि का प्रयोग करके निष्प्राय कर दिया जाता है। और चूंकि प्रदेश के छात्र, युवक और सब साधारण जनता जागृत हो गई है, वह आगे बढ़ रही है, कुछ नया चाहती है, वर्तमान परिस्थितियों में परिवर्तन चाहती है। और इस परिस्थितियों का लाभ उठाकर मैं चाहूँगा कि आज असंगठित जनता जो आई है उसमें ऐसी शक्ति आ जाए कि वहाँ सही आदमी का चुनाव कर सके और चुनाव के बाद अपने प्रतिनिधियों के आचरण पर यथासंभव कुछ अंकुश रख सके। इस संबंध में मेरे कुछ सुझाव हैं। क्या क्या सुझाव हैं कि आप जीतने के बाद अपने नेता पर अंकुश लगा सके, उसके लिए क्या क्या सुझाव है। एक तो यह है कि जब विधानसभा का अगला चुनाव हो, जब अगला साल विधानसभा के चुनाव होके, तो हमारी छात्र संघर्ष और जन संघर्ष समितियां मिलकर अब आम राय से अपना उम्मीदवार खड़ा करें। उम्मीदवार खड़ा करने के बाद और जो उम्मीदवार खड़ा किया जाएगा उनमें से किसी एक को मान्य करें। यदि इन समितियां के बीच आम राय नहीं होती है तो हम कोई ऐसा रास्ता बनाएंगे जिससे आपस में फूट हुए बगैर ये समितियां अपना उम्मीदवार खड़ा कर सकेगी या किसी एक उम्मीदवार को अपना मान्यता दे सकेगी। कह रहे कि दो समिति है, जन संघर्ष समिति और एक छात्र समिति, ठीक है। ये दोनों लोग मिलकर एक उम्मीदवार खड़ा करेंगे और हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इस प्रकार चुनाव में जनता का एक बहुत बड़ा पार्ट होगा, यानी जनता और छात्रों की संघर्ष समितियां उम्मीदवार के चयन में अपना महत्वपूर्ण रोल अदा करेगी। और दूसरी बात यह है कि जो भी उम्मीदवार अमुक चुनाव क्षेत्र से जीतेगा उससे भावी कार्यक्रम में कड़ी निगरानी रखने का काम ये संघर्ष समितियां करेगी। और अगर क्षेत्र की प्रतिनिधि गलत रास्ता पकड़ता है तो उसको इस्तीफा देने का बाध्य करेगी। इस प्रकार से जनता का अंकुश इन लोगों के ऊपर होगा और आज की तरह उच्च श्रृंखला और आज की तरह निरंकुश और स्वच्छंद वे नहीं हो पाएंगे। करें कि क्या करना है कि दो जो है समिति है, कितनी समिति बाबू? दो समिति, ठीक है ना, दो समिति है, ठीक है। एक छात्र समिति और एक जनता समिति, दोनों मिलकर एक अपना नेता बनाएंगी और नेता जो जीतेंगे उनको विधायक मंत्री का काम दिया जाएगा, वो विधायक मंत्री होंगे। और अगर कोई भी गलत काम करेंगे तो सेम टाइम छात्र समिति या जन समिति जो है संघर्ष समिति, वे उनको बाध्य करेगी कि आपको इस पद पे नहीं रहना है, पद से हम लोग को हटा देंगे, मुक्त कर देंगे, इस्तीफा दीजिए, जल्दी से ये काम मत कीजिए, ये करना है, उनको हटा देना है ताकि वो गलत रास्ता नहीं पकड़े। इस सिलसिले में एक और बात स्पष्ट करना आवश्यक है कि जो संघर्ष समितियां छात्रों के जनता के बीच बन गई है या बन रही है, उनका काम केवल शासन से संघर्ष करना नहीं बल्कि उनका काम तो समाज के हर अन्याय अनीति के विरुद्ध संघर्ष करने का होगा। कारण कि सिर्फ शासन ही नहीं करना है, जितनी भी अनीति है उस सबका विरोध करना है। इस प्रकार से इन समितियों के लिए बराबर एक महत्वपूर्ण कार्य रहेगा। गांव में छोटे अफसरों के, कर्मचारियों के, चाहे पुलिस हो, किसी भी तरह से पुलिस कोई घोटाला करे, अफसर कोई रिश्वत मांगे, घुसखोरी करे, उस सबको खिलाफ जो है संघर्ष करना है। साथ साथ जिन बड़े किसानों की बेनामी और फर्जी बंदोबस्तियाँ की गई है उनका भी विरोधी समितियां करेगी, उनको दुरुस्त करने की संघर्ष करेगी। और गांव में तरह तरह के अन्याय होते हैं, मेरी कल्पना है कि ये समितियां उन अन्याय को भी रोकेगी। करेंगे सिर्फ सत्ता को अपनाना नहीं है, जितना भी संघर्ष, जितना भी जो है अन्याय होता है गांव में या फिर कहीं पर भी, उस सबको खत्म करना है।
अन्याय को रोकना है हर तरीके से, और ये समिति ही करेगी, जन संघर्ष समिति और छात्र समिति। इस प्रकार से जनता की या छात्रों का निर्दलीय संघर्ष समिति अस्थायी रूप से कायम रहेगी और केवल लोकतंत्र के लिए ही नहीं बल्कि सामाजिक आर्थिक नैतिक क्रांति अथवा संपूर्ण क्रांति के लिए एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करेगी। और इस प्रकार से जयप्रकाश नारायण जो थे इस आंदोलन को सफल बनाते हैं और फिर से ये इंदिरा गांधी के तख्ता को पलट देते हैं और फिर ये भारत को एक नई क्रांति देते हैं, और इस तरह से ये चैप्टर आपका समाप्त होता है। तो चलिए बाबू जो है संपूर्ण क्रांति चैप्टर आपका समाप्त हो गया। ठीक है, क्या इसमें जयप्रकाश नारायण के बारे में अपने बहुत ही गहरे विचार के थे, कितनी अच्छी विचार थी इनकी, इन्होंने आपको इस चीज़ को आपने देखा। और इसका जो क्वेश्चन आंसर है सारांश से ऑब्जेक्टिव है, यूट्यूब पर आपका ऑलरेडी पहले से डाल दिया गया है, तो उस चीज़ को आप कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद ये चैप्टर समाप्त हुआ। थैंक यू। अगले क्लास में हम लोग कल मिलते हैं। धन्यवाद।